इससे पहले वाली क्लास में हमने मसाई जनजाति को पढ़ा। मसाई जो है आपके अफ्रीका के अंतर्गत रहने वाली एक चरवाहे प्रकार की जनजाति है, जो मुख्य रूप से गायों को चराने में अपना जीवन व्यतीत करती है। इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नवीन पशुचारक जनजाति के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है किर्गिज भी कहते हैं, किर्गिज भी कहते हैं। सही नाम जो है वो है आपका किर्गिज। कहाँ रहते हैं? तो जैसा कि हमने कहा है कि ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के निवासी हैं। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से होते हैं, ये जानना हमारे लिए काफी ज्ञान का विषय है। तो हम सब शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी किर्गिज जनजाति को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समशीतोष्ण घास के मैदानों की बात करते हैं कि समशीतोष्ण घास के मैदान कौन से कहलाते हैं। समशीतोष्ण प्रकार के अगर हम घास के क्षेत्रों की बात करें तो हमारा जो इक्वेटर है, उस इक्वेटर से जो भाग कर्क रेखा तथा मकर रेखा, यहाँ पर इक्वेटर आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है और 23.5 डिग्री जो साउथ है, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और यहाँ पर इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी क्रमशः इसे हम कर्क रेखा और इसे मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा से ऊंचे वाले जो क्षेत्र होते हैं, वो जो क्षेत्र कहलाता है वो समशीतोष्ण घास स्थल कहलाता है, या टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहलाते हैं। तो ग्रासलैंड्स जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, तो ऐसा ही एक ग्रासलैंड आपको यहाँ पर TG लिखा हुआ है, यानी टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में इस ग्रासलैंड को कहा जाता है, घास के स्थल को कहा जाता है प्रेरीज। इसी प्रकार से स्टेपीज नाम के जो घास की स्थल है वो मध्य एशिया के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसे कहा जाता है स्टेपी घास के मैदान। दक्षिणी अमेरिका में इसी प्रकार का एक घास का स्थल है, जिसे हम पंपाज कहते हैं। इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में इन ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो ग्रासलैंड या घास भूमि इक्वेटर से कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में है, उन सभी घास के मैदानों को उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और जो घास के मैदान कर्क रेखा तथा मकर रेखा से ऊपर के इलाकों में है, यानी कर्क रेखा से ऊपर की तरफ नॉर्थ में है, या फिर मकर रेखा से नीचे दक्षिण की तरफ पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को कहा जाता है शीतोष्ण या समशीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान। ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम वन बाय वन करते हैं कि प्रेरीज नाम के जो घास के मैदान है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार के घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका का जो अर्जेंटीना है, वहां पर एक पंपाज नाम का घास का मैदान यहाँ पर पाया जाता है, जो शीतोष्ण प्रकार का घास का मैदान है, पंपाज कहा जाता है, अर्जेंटीना में आया हुआ है। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, जिसे कहा जाता है अल्फा अल्फा घास। इस अल्फा अल्फा नाम की पौष्टिक घास को खिलाकर ये गायों को पालते हैं और यहाँ पर अपना आजीविका चलाते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रासलैंड है, वो दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है वेल्ड। वो यहाँ पर पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, उसे हम कहते हैं वेल्ड। वेल्ड पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यहाँ पर एक ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। इस ग्रासलैंड्स को कहा जाता है डाउन्स। नाम याद रखने हैं आपको, एक एक नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। डाउन्स कहाँ के ग्रासलैंड्स हैं? ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड है। इसी प्रकार से हम स्टेपी की बात करते हैं तो यूरोप तथा एशिया यानी यूरेशिया में पाए जाते हैं स्टेपी स्टेपी घास के मैदान। फिर
नेक्स्ट है पुस्ताज। पुस्ताज जो पाया जाता है हंगरी में, हंगरी आया हुआ है आपके इस यूरोप वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आपके जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है पुस्ताज। और लास्ट जो है वो है न्यूजीलैंड के अंतर्गत, न्यूजीलैंड यानी आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस न्यूजीलैंड में इस प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं उसे कहा जाता है कैंटरबरी। यानी यहाँ पर पाया जाता है सी फॉर कैंटरबरी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डी फॉर डाउन्स, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका जो अफ्रीका है वहां पर वी फॉर वेल्ड, यहाँ पर आपके पंपाज लिखा हुआ है, यहाँ पर पाया जाता है प्रेरीज, दोनों ही पी आप देखेंगे अब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में है। और यहाँ पर पाया जाता है स्टेपीज। तो इस प्रकार से यहाँ पर पाया जाता है एक पुस्ताज। तो इस प्रकार से घास के मैदान पाए जाते हैं ये शीतोष्ण यानी टेम्परेट। इसके अलावा भी कुछ ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाता है अर्थात ये ऐसे आपके घास के मैदान हैं जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोकेट करते हैं लानोज को। लानोज जो है वो लानोज नाम का जो घास का मैदान है वो पाया जाता है आपके अमेजन के बेसिन और वेनेजुला में। यहाँ पर मैंने कहा था इक्वेटर और के आसपास के क्षेत्रों में या फिर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ इस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे कहा जाता है लानोज। लानोज के ठीक नीचे यहाँ पर पाया जाता है जिसे कहा जाता है कंपोज। कंपोज पाया जाता है ब्राजील में। फिर हम दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर पाया जाता है सवाना घास के मैदान। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका में भी यहाँ पर सवाना घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से पार्कलैंड नाम के जो है वो पाया जाता है आपके अफ्रीका में। अफ्रीका में महान पार्कलैंड शिकारों की भूमि कहा जाता है। और कटिंगा जो है वो भी आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे ब्राजील में। तो ये प्रमुख उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब प्रश्न आता है कि बाकी के इलाका में क्यों नहीं है इस प्रकार के घास के मैदान। तो हम सीधा तौर पर कह सकते हैं कि इक्वेटर यहाँ से पास होती है। हमने जाना है इक्वेटर भारत के मध्य में से गुजरती है। अगर हम इसको इस प्रकार से पास करें, यहाँ पर तो आपके सहारा का मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट, इसके नीचे वाले भाग में हमने लोकेट कर दिया। ये जो पूरा भाग है यहाँ पर घास के मैदान न पाए जाकर यहाँ पर वन भूमि ज्यादा पाई जाती है और बाकी किसी प्रकार का कोई लैंड एरिया यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा जहां पर घास के मैदान डेवलप हो सके। तो इस प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर पाए जाता है। जो जनजाति हम आज पढ़ेंगे जिसे हम खिरगिज कहते हैं, तो खिरगिज का जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करती है। यानी वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम स्टेपीज कहा या कह सकते हैं। जॉन की बात कर रहे हैं कि जॉन कौन कौन से कहलाते हैं। हमने कहा कि हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं। तो टेम्परेट जो जोन है वो पाया जाता है, मैंने कहा था कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, तथा 23.5 डिग्री साउथ जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहा जाता है। क्या जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। इस ट्रॉपिकल जोन में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें हम मैदानों को कहेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसी प्रकार से जो दूसरे घास के जो मैदान है जो पाए जाता है टेम्परेट जोन में, टेम्परेट जोन यानी उत्तर में अगर देखें तो कर्क रेखा से लगाकर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ से लगाकर दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही, जिसे अंटार्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्किल है और ये आर्कटिक सर्किल है। आर्कटिक सर्किल, सर्किल का अर्थ होता है कि यहाँ पर आपके इस प्रकार से सर्किल बनता है ऊपर की तरफ। आप देखेंगे अक्षांश ये सीधी लाइन है, एक्चुअल में सीधी लाइनें नहीं होती है। तो यहाँ पर पाया जाता है आपके अंटार्कटिक सर्किल और उसके बाद यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव और ऊपर की तरफ हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। टेम्परेचर की बात करें तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर सूर्य की किरणें काफी सीधी पड़ती है। जो सबसे अधिक जो टेम्परेचर पाया जाता है वो इस क्षेत्र में ट्रॉपिकल जोन में मिलता है। जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे टेम्परेचर कम हो जाएगा, 24 डिग्री, फिर -7 डिग्री के आसपास से लगाकर -23 डिग्री के आसपास देखने को यहाँ पर टेम्परेचर मिलेगा। अगर उत्तरी ध्रुव से बात करें, कंपेयर करें दक्षिणी तो दक्षिणी ध्रुव ज्यादा
ठंडे हैं। इसका पीछे जो कारण है वो कहा जाता है कि जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास है वो लैंड एरिया बहुत कम है। लैंड एरिया यानी कॉन्टिनेंटल जो हिस्सा है वो काफी कम है, तो कॉन्टिनेंटल हिस्सा कम होने के कारण वो हिस्सा इतना गर्म नहीं हो पाता है। इस कारण यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफी कम पाया जाता है, -33 डिग्री के आसपास वहां पर टेम्परेचर देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक समझा है कि टेम्परेट जोन क्या होते हैं, ट्रॉपिकल जोन्स कौन कौन से होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो मुख्य जो विषय है वो है खिरगिज। तो खिरगिज जनजाति को हमको समझने के लिए हमें घास के स्थल को देखना था कि घास के स्थल कौन कौन से हैं और कहाँ पर ये जनजाति निवास करती है। तो ये जनजाति हम जो निवास करती हैं वो करती हैं किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान कहाँ पर आया हुआ है, तो हम यहाँ पर इस छोटे वाले मैप पर पहले देखते हैं कि इंडिया के ठीक ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा है ऊपर की तरफ, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा कहलाता है आपका किर्गिस्तान। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया के ठीक ऊपर हमने यहाँ पर पाकिस्तान को ले लिया, पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर है तजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ साइड में हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर आया हुआ है आपका ताशकंद, ताशकंद को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे शास्त्री के संदर्भ में। ताशकंद समझौता या ताशकंद के अंदर ही आपके जो घटना घटित होती है शास्त्री जी से संबंधित, वो यहाँ पर आया हुआ है आपका किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के ठीक ऊपर की तरफ है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान तथा तजिकिस्तान के बीच में जो भाग है उसे कहा जाता है किर्गिस्तान। और इसी किर्गिस्तान में जो जनजाति निवास करती हैं उसे कहा जाता है किर्गिज। यहाँ पर भी हम लोकेट करते हैं कैस्पियन सागर, आपने नाम सुना होगा कैस्पियन सागर, ये इस मैप में हो गया हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के पूर्व में यहाँ पर आया हुआ है कजाकिस्तान, उसके नीचे उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान, या है तजिकिस्तान, और जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान ये इलाका है। इस मैप में अगर हम देखें तो आपको एक झील मिलेगी, ये झील यहाँ पर है। इस झील के अलावा इसकी कुछ बाउंड्री चीन के साथ लगती है, ज्यादातर हिस्सा इसका कजाकिस्तान से लगता है। तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और चाइना से घिरा हुआ ये क्षेत्र है जिसे कहा जाता है किर्गिस्तान। और इस किर्गिस्तान में रहने वाली जो जनजाति है जिसे कहा जाता है किर्गिज, किर्गिज, उस जनजाति के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये मध्य एशिया यानी सेंट्रल जो एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो पठारी भाग है उन पठारी भागों में निवास करते हैं। इस पठारी भागों में निवास करने वाली इस जनजाति, पठारी जो भाग होते हैं उस पठारी भाग में हम यूं देखें तो वहां पर सिंचाई की व्यवस्था या फिर कह सकते हैं कि कृषि योग्य भूमि न होने के कारण वहां के जो अधिकांश जो लोग हैं, अगर कृषि कार्य नहीं होगा तो कृषि कार्य के अलावा ये जो व्यवसाय करेंगे, वो मुख्य व्यवसाय जो बचता है वो रहता है पशुपालन का या पशुओं को चराने का। तो ये जो जनजाति है ये मुख्य रूप से कार्य करती है पशुओं को चराने का, पशुओं को चराकर ही ये अपनी आजीविका को संचालित करते हैं। इस देश का नाम, जिस देश में ये निवास करते हैं उस देश का जो नाम है वो है किर्गिस्तान। जैसा कि हमने मैप में देखा है कि मैप के अंदर इस प्रकार से किर्गिस्तान जनजाति जो रहे वो किर्गिस्तान नाम के शहर में निवासी है। ये जनजाति जो है वो चलवासी पशुचारण के रूप में जानी जाती है। अब ये चलवासी पशुचारण क्या होता है इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पशुचारण को मुख्यतः हम दो भागों में अगर हम डिवाइड करें तो एक तो होता है चलवासी पशुचारण, और एक दूसरा जो पशुचारण का जो प्रकार होता है उस प्रकार को जो है हम कहते हैं
व्यापारिक या व्यावसायिक पशुचालन कह सकते हैं, या कमर्शियल हेयरिंग कह सकते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या होता है कि ऋतु प्रवास किया जाता है, ऋतु प्रवास या ट्रांसहुमेंस कहते हैं। तो ट्रांसहुमेंस में क्या व्यवस्था रहती है कि अगर किसी एक क्षेत्र में अगर घास भूमि सूख जाती है तो ऐसे ऊंचे क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां पर घास को आसानी से वहां पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी पशुओं को चराने के लिए वहां पर घास मिल जाती है। तो जैसे ही गर्मी आती है और गर्मियों के मौसम में पठारी भागों के निचले मैदानी भागों में अगर घास सूख जाती है तो ये लोग ऊंचे पठारी भागों में चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और जैसे ही वहां पर सर्दी गिरने लगती है, पड़ने लगती है, तो ये निचले भागों में आ जाते हैं जहां पर ये अपने पशुओं को चराते हैं। इस प्रकार से ये पशुओं को चराने का काम करते हैं, और एक ही स्थान पर नहीं टिकने के कारण इन्हें हम चलवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि क्या विशेषता है इस जनजाति की। ये सामूहिक कृषि कार्य करने लगे हैं। जैसे जैसे कह सकते हैं ये सोवियत संघ का हिस्सा है। सोवियत संघ को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसका किस प्रकार से विघटन हुआ था। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का जो प्रभाव है या रूस के प्रभाव में आकर ये लोग धीरे धीरे इस प्रकार के व्यवसाय को छोड़ चुके हैं। बहुत कम मात्रा में अभी चलवासी पशुचारण होता है। ये लोग अभी सामूहिक रूप से कृषि कार्य करने लगे हैं। जैसे कोल खोज, सो खोज नाम से आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। तो रूस में इस प्रकार की जो कृषि की जाती है उसे कोल खोज कहा जाता है। तो कृषि कार्य ये लोग करने लगे हैं। यहाँ पर अन्य कामों के रूप में हम देख सकते हैं कि खनिज पदार्थों की खुदाई करना भी यहाँ पर किया जाता है। पठारी भाग है तो पठारी भागों में कई प्रकार के खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं, और इन्हीं खनिज पदार्थों को ये प्राप्त करके या फिर वहां पर जो खुदाई होती है उस खुदाई के कार्यों में ये संलग्न रहते हैं। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इनकी जो जनसंख्या है अगर देखी जाए तो लगभग आपको ये जनसंख्या 65 लाख के आसपास देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि दिखने में ये कैसे दिखते हैं तो हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो जनजातियां हैं इस जनजातियों का मेल ज्यादातर हम कह सकते हैं कि मंगोल जो प्रजाति है या जो चीनी प्रकार की जो प्रजाति है उनसे हम काफी हद तक इनसे जोड़ सकते हैं। दिखने में चाइनीज प्रकार की या चाइना में जिस प्रकार के लोग रहते हैं उस प्रकार की जनसंख्या या उस प्रकार के जो लोगों की जो डील डोल है उस प्रकार से ये हमें देखने को लगती है। तो इस प्रकार से ये जो लोग हैं इस प्रकार से रहते हैं। इसके अलावा कुछ और विशेषताएं भी हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इसको जो मध्य एशिया का जो भाग है जिसे हम किर्गिस्तान कहते हैं, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है जिसे हम किर्गिजिया का पठार कहते हैं। तो किर्गिजिया का जो पठार है वहां पर ये निवास करता है। इस पठार के अंतर्गत आपके जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में त्यान शान, अल्टाई और फरगान पर्वत हैं। मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा कि ये क्षेत्र किस प्रकार से डिवाइड होता है। आगे की स्लाइड में चलते हैं तो हम यहाँ की स्थलाकृति की बात करते हैं कि यहाँ की स्थलाकृति किस प्रकार की है। तो स्थलाकृतियों की बात करें तो बहुत ही विषम भूभाग है, विषम भूभाग है। एशिया महाद्वीप का ये आंतरिक भाग कहा जा सकता है जो महाद्वीपों से अति दूर है। महासागरों सागरों से अति दूर होने का अर्थ ये हुआ कि जो भाग जितना महासागरों से दूर है वहां पर वर्षा की संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। इसके उत्तर में कजाकिस्तान है। ये पूरा का पूरा जो भाग है समुद्र तल से लगभग 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दक्षिण में इसमें त्यान शान पर्वत आया हुआ है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यानी उसकी जो ऊंची चोटियां होती हैं उन ऊंची चोटियों पर बर्फ आच्छादित या हिमाच्छादित रहता है। तो वहां से बर्फ पिघलने के बाद कुछ नदियों का पानी यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, बाकी यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम रहती हैं। तो यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसे इसिक कुल नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से एक नदी बहती है जिसे सर दरिया और आमू दरिया दो नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। सर दरिया जो है इस स्थान की प्रमुख नदी है। मैंने एक अरल सागर का एक चित्र आपके साथ शेयर किया था काफी दिनों से पहले। तो अरल सागर का जो चित्र है वो यहाँ पर कुछ नदियां गिरती है जिसमें से आमू दरिया और सर दरिया नदियां प्रमुख है। उत्तर में इसके साइबेरिया का मैदान या फिर कह सकते हैं कि रूस का जो क्षेत्र है, और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर एक
फरगना नाम की श्रेणी यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पतियों के नाम पर देखें तो यहाँ पर नदियों की घाटियों में कुछ वनस्पतियां उग जाती हैं, इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं उगती है। पठारी भाग होने के कारण यहाँ पर खेती कार्य काफी जटिल होता है, इसलिए सबसे उत्तम जो व्यवसाय जो रहता है वो ये करते हैं जिसे कहा जाता है पशुचारण। पशुओं को चराकर अपनी जीविका का आधार या जीविका का पालन करते हैं। तो प्रमुख जो कार्य होता है वो पशुओं को चराना कार्य होता है, और पशुओं को चराने का काम जो है ट्रांसहुमेंस एक्टिविटी के रूप में इनके द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आपके किर्गिस्तान, ये है किर्गिस्तान जो पठारी क्षेत्र है। इस प्रकार के जो मैप होते हैं उस प्रकार के मैप को हम टॉपोग्राफिकल मैप कहते हैं। इस टॉपोग्राफिकल मैप में हम पहाड़ी भागों को अच्छी तरीके से लोकेट कर पा सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर पहाड़ी भाग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है त्यान शान, ठीक है। त्यान शान, देखिए यहाँ पर त्यान शान की एक कहानी मैं बताता हूँ। त्यान शान के ठीक नीचे यहाँ पर एक पाई जाती है नॉट, उसे कहते हैं पामीर की गांठ, ठीक है। पामीर की घाट से 3 पर्वत निकलते हैं, एक तो हो जाएगा त्यान शान, ठीक है। यहाँ पर एक पर्वत निकलेगा हिमालय, और एक पाकिस्तान की तरफ जो पर्वत निकलेगा उसे कहा जाता है हिंदकुश। तो ये 3 पर्वत जो है इस पामीर नॉट या पामीर की घाट से निकलते हैं। तो जो त्यान शान जो है वो त्यान शान क्षेत्र है, पर्वत है यहाँ पर, उसके ठीक ऊपर यहाँ पर मैंने कहा फरगना की रेंज, तो फरगना की रेंज है इस साइड में, ठीक है। ऊपर की तरफ यहाँ पर इस भाग में इसिक कुल जो नाम बताया या इसिक कॉल लिखा हुआ है, ये उसकी भाषा में हम इसे स्कूल इसिक कुल कहेंगे। तो ये इन तीनों के बीच में यानी त्यानसान, इसिक कुल और फरगना की जो चोटियां हैं, इन चोटियों के बीच में यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, किर्गिस्तान। यहाँ तक समझ में आएगा। ये अल्टाई है, अल्टाई रेंज, ये भी आपके यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है, आपके कहा जाता है। अगर हम बात करें कि परिचय, अगर किर्गिज की बात करते हैं कि भाई ये आए कहाँ से, तो किर्गिज कहा जाता है कि मध्य एशिया यानी जो सेंट्रल एशिया है, उस सेंट्रल एशिया में बसने वाली एक जनजाति है। और जो किर्गिज नाम है ये तुर्की भाषा का शब्द है। इस तुर्किश भाषा के जो शब्द है उसके आधार पर इसको किर्गिज कहा जाता है, और किर्गिस्तान में जो जनजाति रहती है उसे हम किर्गिज के नाम से जानते हैं। अब हम नाम की बात करें कि केवल और केवल किर्गिस्तान में ही रहती है, नहीं, ये जनजातियां अभी काफी फैल चुकी हैं। और अभी वर्तमान समय में हम देखें तो ये उज्बेकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और रूस में भी ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। यानी काफी इनका मैंने कहा कि ये ट्रांसहुमेंस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते रहते हैं। इस कारण ये अलग अलग क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, तजाकिस्तान में भी मिलेंगे, अफगानिस्तान में भी मिलेंगे, और रूस में भी इस प्रकार की जनजाति देखने को मिलेगी। फिर हम कह सकते हैं कि इनकी जो नाम है ये किर्गिज क्यों रखा। तो किर्गिज जो शब्द है कहा जाता है कि ये फारसी शब्द है, और फारसी शब्द में इसका जो अर्थ है अलग अलग प्रकार से। किर्गिज का जो अर्थ होता है वो होता है 40, 40। अब 40 के संदर्भ में अलग अलग कहानियां हैं, तो अलग अलग कहानियों को हम जिक्र करते हैं कि किर्गिज का अर्थ होता है 40, ठीक है। अब 40 क्या थे, तो कहा जाता है कि किर्गिज जो समुदाय थे उसके 40 कबीले थे, जिससे इसका नाम किर्गिज पड़ा। इसके अलावा एक और अर्थ दिया जाता है कि किर्गिज जो शब्द जो फारसी भाषा से लिया गया है उसमें से किर्गिज का जो अर्थ होता है 40 पुत्रियां। ये जनजाति या इनकी जनजातियों के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि इनके जो भगवान है हजरत नूह के एक पुत्र का नाम था किर्गिज, ठीक है। और जब इस क्षेत्र में बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद वो तुर्किस्तान में बस गया, और कहा जाता है कि उनकी जो 40 पुत्रियां थी, यानी किर्गिज से उत्पन्न जो 40 पुत्रियां थी, और उन पुत्रियों से उत्पन्न जितनी भी जो संतानें हुई वो किर्गिज कहलाई। तो इस प्रकार से नाम की उत्पत्ति के बारे में काफी
अलग अलग मंतव्य है। वैसे सामान्य अर्थ में अगर देखा जाए तो किर्गिज का जो अर्थ होता है वो होता है चोर। जो चोर होते हैं उन्हें हम किर्गिज के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि अगर किर्गिज का अर्थ चोर है तो क्या ये चोरी को अपराध मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऐसी जनजाति है वो मानती है कि चोरी करना गौरव की बात है, अपराध की बात नहीं। अगर इन्होंने अपने ही कबीले में अब चोरी क्या करेंगे, तो इनके पास धन धान्य के रूप में तो पशु होते हैं या फिर होती है इनकी संपत्ति घास। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने ही कबीले में घास की चोरी करता है तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में कहा जाता है। और जैसे कि हम इनके जो जब पिक्चर्स देखें तो हम पाते हैं कि इनकी जो शारीरिक संरचना है वो मंगोल प्रजाति से काफी मिलती जुलती है। इनकी आंखें काफी छोटी छोटी, तांबे के समान इनकी त्वचा का रंग, ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं, सामान्य सी ऊंचाई, गाल की हड्डियां थोड़ी सी उभरी हुई। इस प्रकार की जो विशेषताएं मिलती है वो मंगोल प्रजातियों में मिलती है। मंगोल यानी चाइना वाले और आपके जापान वाली जो जनजातियां हैं वो जिसमें जिस प्रकार से दिखती है उस प्रकार से ये दिखते हैं। तो इसके आधार पर इसे हम मंगोल प्रजाति के अंतर्गत रख सकते हैं। और माना जाता है कि ये जो प्रजाति है इनके जो पूर्वज है वो साइबेरिया की येनसेई नदी के किनारे रहते हैं। ये एक थोड़ा सा टफ है, याद रखना है तो रख लीजिएगा। आगे है कि पास में मंगोलिया तथा मंचूरिया, ये दोनों ही कह सकते हैं कि साइबेरिया के निचले वाले भाग में जो चाइना वाला जो हिस्सा है वहां पर ये पाए जाते हैं। मंगोलिया और मंचूरिया में बसने वाले खितानी नाम के जो लोगों ने हैं इन पर बड़े हमले किए और वहां से भाग कर ये 40 कबीलों के रूप में डटे रहे, लेकिन इन्होंने उस स्थान को थोड़ा सा छोड़ कर किर्गिस्तान में आकर बस गए। वक्त के साथ फैलकर ये मध्य एशिया के क्षेत्रों में बस गए और यहाँ पर चरवाहे के रूप में कार्य कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये जनजातियां यहाँ पर रहेगी या नहीं, ये काफी विवाद का विषय है, या फिर हम कह सकते हैं सोच विचार सकते हैं। वैसे हम अगर बात करें कि मानव जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का उद्भव कहाँ से होता है, तो मानव जनजातियों का जितना भी जो उद्भव होता है वो उद्भव होता है मध्य एशिया से। कहा जाता है कि मध्य एशिया से ही विभिन्न जो जनजातियां हैं वो वहां से आपके जन्म लेती है और आगे बढ़ती है। बढ़ते हैं आगे। माना जाता है कि आधुनिक किर्गिज लोग उन प्राचीन येनसेई किर्गिज और मध्य एशिया में रहने वाले शकपूर्ण जातियों का मिश्रण है। ऐसा भी माना जाता है कि ये जो है जनजाति ये मिश्रित रूप से उत्पन्न हुई है, यानी दो जातियों के मिलाप से इन जनजातियों का मिलन या फिर निर्माण हुआ है। धर्म की बात करें तो इनका जो धर्म है वह सुन्नी इस्लाम धर्म के अनुयायी होते हैं। एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। इस्लाम के रूप में यहाँ कहा जाता है कि रेशम मार्ग जो चाइना से कैसे होते हुए आपके अफगानिस्तान की ओर अरब अरब ईरान इराक की तरफ जाता था, तो उस मार्ग से आते जाते व्यापारियों द्वारा इस धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। फिर बहुत सी इस्लाम पहले से ही धार्मिक अवधारणाएं समाज में चली आ रही है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करती हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जनजाति है जो मुख्य रूप से पशुओं का चराने का कार्य करते हैं। यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान क्षेत्र में रहती हैं। दिखने में ये मंगोल जनजातियों से काफी मिलती जुलती हैं। ये ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी यानी चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं और ऋतुओं के अनुसार पर्वतों पर स्थित चरागाहों से नीचे घाटियों में स्थित चरागाहों की ओर ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को ट्रांस ह्यूमन एक्टिविटी या फिर हम
ऋतु प्रवास के नाम से जानते हैं। तो ऋतु प्रवास का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि इनके जो पशु हैं, तो पशुओं को हम किस प्रकार से बांटते हैं, तो ये अपने जो पशु होते हैं उनको अलग अलग झुंडों में बांट देते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग प्रकार की घास की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु आते ही ये खिरगिज लोग अपने पशुओं के झुंड के साथ ऊंचाई पर चढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं, क्योंकि बसंत के समय मैदानी भागों की जो घास है वो सूखने लगती है। और जैसे ही गर्मियों की ऋतु आती है, थोड़ी बहुत बर्फ पिघलने के बाद मैदानी भागों में पानी आ जाता है, तो उस समय मैदानी भागों में थोड़ा सा पानी बढ़ने लगता है। उस प्रकार से धीरे धीरे ये जैसे ही सर्दियां आने लगती है और घास बढ़ जाती है, तो ये नीचे उस पहाड़ी भागों से नीचे आ जाते हैं। अगर बात करें कि खान पान किस प्रकार का है, तो मुख्य रूप से पशु जनजाति का पालन करने वाले ये जो लोग हैं, दूध, मक्खन, पनीर, साग, सब्जी, इन सब का भोजन करते हैं। इसके अलावा भी मांस और अनाज का भी प्रयोग करते हैं। क्योंकि मांस का प्रयोग किस प्रकार से करता है, तो मैंने कहा कि इस प्रकार से जो जनजातियां रहती हैं जहाँ पर कृषि कार्य बहुत कम हो पाता है, हालांकि अभी इन दिनों में कृषि कार्य किया जा रहा है, लेकिन कृषि कार्य कम होने के कारण वहां पर जो मुख्य जो खाद्यान्न के रूप में मांस का सेवन किया जाता है। तो यहाँ पर मांस कहाँ से मिलता है, तो गाय, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊँटनी इत्यादि का दूध का रूप में भी प्रयोग करते हैं, और उनका दूध निकाल के भी ये प्रयोग में लाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे इस स्टेपी क्षेत्र में जो ये लोग यहाँ रहते हैं, जिसे स्टेपी कहा जाता है, वहां पर गेहूं की कृषि भी करने लगे हैं। इसके अलावा राई, चावल, कपास, सब्जियां इत्यादि कार्य भी ये धीरे धीरे उगाने लगे हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे इनका जो रहने का जो ढंग है वो पशु चारक के रूप में न होकर धीरे धीरे ये बदल कर अभी बदल गया है, कृषि के रूप में विकसित हो गया है। फिर हम वस्त्रों की बात करें, तो वस्त्र क्या होंगे, तो कृषि कार्य कम किया जाता है, तो यहाँ पर कुछ सूत के रूप में वस्त्र मिल जाते हैं, लेकिन चमड़ा, क्योंकि मांस का सेवन करता है तो चमड़ा इन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा साइबेरिया के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में लगे होने के कारण थोड़ी सी ठंड वाला भाग भी रहता है, जिसे हम थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट के रूप में भी मान सकते हैं। तो वहां पर ठंड होने के कारण ये चमड़े की टोपी, ओढ़नी, जूते, ऊनी कपड़े, इत्यादि का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा चमड़ों के थैले बनाए जाते हैं। दूध, मक्खन और पनीर रखने के लिए जो बर्तन होते हैं, उन बर्तन को भी ये चमड़े से निर्मित करते हैं। और इनके जो आवास होते हैं, जो मकान होते हैं, वो भी तंबू नुमा जो होते हैं, और वहां पर भी ये चमड़े का प्रयोग करते हैं। आवास स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए वहां पर इनके आवास अस्थायी रूप में बनाए जाते हैं। बाकी की जो क्लास रहेगी नेक्स्ट में हम बताएंगे। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, मैं ग्रुप में ही लिंक भेज रहा हूँ,